हेलो जी। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 30 जनवरी और आज हम 28, 29 और 30 जनवरी की जो न्यूज़ हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगी, और जो भी मैंने टाइप किया है इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम का जो पेज है उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक को मैं नीचे डाल दूंगा लेक्चर के। अभी क्या हुआ है कि पेरू है, जो पेरू एक देश है जो कि साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें है। इसमें 90 दिनों का जो पर्यावरण है ना, पर्यावरणीय आपातकाल इसमें घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित कर दिया है? क्योंकि जो टोंगा द्वीप मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो टोंगा द्वीप है, टोंगा द्वीप जो कहाँ पर है, यह है प्रशांत महासागर में। यहाँ पर एक ज्वालामुखी आया था और इस ज्वालामुखी के कारण है ना, उसकी जो लहरें हैं, इस ज्वालामुखी की लहरें यहाँ पर पेरू के पास में पहुँच गई थी। और पेरू में आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि 6000 बैरल कच्चा तेल यहाँ पर इसके समुद्र तट पर बिखर गया। पेरू जो है एक ये वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है कच्चे तेल को। तो जो ये 6000 बैरल कच्चा तेल था, पेरू के तट पर बिखरने के कारण यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा है, पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को इतना नुकसान पहुँचा कि इन्होंने पेरू में 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। और यह सब जो हुआ है, यह सब प्रशांत महासागर में हुआ है, ठीक है। और इसके कारण जो जलीय जीवन है या जो जल के जानवर हैं, उनमें क्या हुआ है कि उनको हाइपोथर्मिया होने लग गया है। हाइपोथर्मिया एक बीमारी हो जाती है जिसमें कि वो मरना शुरू हो जाते हैं, और उनके मरने की तादाद बढ़ रही है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसी करके पेरू ने 90 दिन का पर्यावरण आपातकाल घोषित कर दिया। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किस देश ने 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया, तो पेरू ने। क्यों किया? क्योंकि टोंगा द्वीप में जो अभी इमरजेंसी है, टोंगा द्वीप में वोल्केनो आया था, उसकी जो लहरें थी वो पेरू के तट के पास आकर उन्होंने वहां पर 6000 बैरल कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को वहां पर पलट दिया, जिसके कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। इसके साथ ही मैं एक जुड़ा हुआ आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। भूगोल की एक नई परिभाषा है, जैसे जिसे कि फ्रीक वेव्स कहा जाता है। फ्रीक वेव यानी कि जो टोंगा द्वीप से जो वोल्केनो आया, उसका ज़्यादा, इतना ज़्यादा इरप्शन था, उसे ये कहा गया कि उसका इरप्शन एक तरह से एक परमाणु बम के बराबर था। आप समझ सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा नुकसान हुआ उससे पर्यावरण को या साउथ अमेरिका महाद्वीप को, कि वो एक परमाणु बम के बराबर उस त्रासदी को माना जाता है। जो ये लहरें आई, इनका नाम फ्रीक वेव है। ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ लेंगे फ्रीक वेव क्या है, तो वोल्केनो के कारण जो लहरें आई हैं पेरू के तट पर, उन्हें फ्रीक वेव कहा गया है। जो कि ये किसी समुद्र तट की ओर आती हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण हो रहा है पेरू में, उसके कारण इसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा? ऑयल जैपर। ऑयल जैपर है ना, एक तरह से ये मतलब एक तरह से हल्का कपड़ा होता है, बिल्कुल बारीक कपड़ा, जो कि डाल दिया जाता है समुद्र में। और ये क्या करता है कि जो ऑयल समुद्र की परत पर आ गया है ना, यानी जिसके कारण कीटाणु जिसके कारण जलीय जानवर मर रहे हैं, उनको, उस तेल को ये चूस लेता है। और उसको चूसने के बाद क्या होता है कि जो सनलाइट है वो जंगल, सॉरी, जलीय जानवरों को मिल जाती है। और इनसे क्या होता है कि जो उनकी प्रोसेस है सांस लेने की और उनके जिंदा रहने की, वो फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऑयल जैपर, अगर आपसे कोई टर्म पूछ ले ऑयल जैपर क्या है, तो ये एक तरह से हल्का बारीक कपड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि जो जल होता है ना, जल के ऊपर जो ऑयल होता है वो उस पर बिखर जाता है, तो उसको ये चूस लेता है। और जो जलीय लाइफ होती है, जो वाटर लाइफ होती है, वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ये इसे ऑयल जैपर बोला जाता है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, तेल खाने वाले बैक्टीरिया जो इसको, मतलब वहाँ पे जो इतना तेल गिर गया, आपको पता है 6000 बैरल बहुत हो जाता है, तो उसको तेल खाने वाले बैक्टीरिया भी उसको सोख लेंगे। तो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसी पर्यावरणीय प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए जो काम किया जा रहा है पेरू के साथ साथ, इसमें यूएसए और जो विकसित देश हैं, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो भी इसका साथ दे रहा है पेरू का। और जो पूरी घटना हुई है, 6000 बैरल तेल वहाँ पे गिर गया, इसको बोला जाता है ऑयल स्पिल। ये आपने याद रखना है ऑयल स्पिल क्या है। तो ये जो पेरू में अभी तेल पूरा बिखर गया है समुद्र तट पर, उसे ऑयल स्पिल बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आज के अगली न्यूज़ पे। सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा है कि भारतीय पर्यावरणीय सेवा शुरू की जानी चाहिए। यानी जैसे इंडिया में आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ऐसे ही पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए भारतीय पर्यावरणीय सेवा, ठीक है।
तो ये भी शुरू की जानी चाहिए और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। इसके लिए जो एक कमेटी बनी थी, एक समिति बनी थी, जो कि TSR शुभम सुब्रमण्यम समिति थी। आपने ये समिति याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक तो आपको रोजगार मिलेगा, एक नई सेवा ऐड होने जा रही है सिविल सर्विस में। दूसरी ये है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे के बोला है। तो कौन सी कमेटी थी? TSR शुभम सुब्रमण्यम समिति थी, आपने ये याद रखना है। इसकी सिफारिशों पर भारतीय पर्यावरण सेवा, एक नई सेवा शुरू की जाएगी सिविल सर्विस में। यह पूरी तरह से पर्यावरण के लिए समर्पित होगी, जो यह नई सेवा होगी, आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। अभी क्या है कि 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे होने जा रहे हैं, और इस 75 साल की आज़ादी के मौके पर अक्टूबर 2022 तक भारत एक नई संसद का निर्माण कर देगा। यानी भारत की जो पुरानी संसद है, इसकी जगह पर भारत एक नई संसद बनाएगा। और इसका रीज़न ये भी है, एक तो 75 साल के उपलक्ष्य में एक हमारी नई उपलब्धि होगी है। दूसरी बात यह है कि अभी जो संसद है, इसमें बैठने की जो जगह है वो कम है, स्पेस कम है, इस करके। और अभी क्या होगा कि जो नई संसद क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि अभी जो नया वो होगा ना, नए इलेक्शन होंगे, और जो नया डिलिमिटेशन कमीशन होगा, जिसमें कि संसद सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, उसमें क्या होगा कि सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 1272 होने वाली है। अब 1272 इस पुरानी संसद में बैठ नहीं सकते, इसलिए नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। और नई संसद बनाने का जिम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, टाटा लिमिटेड को दिया गया है। टाटा लिमिटेड जो कंपनी है उसको दिया गया है। और इसके साथ में जो प्रतीक चिन्ह हो गए नई संसद पे, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा का जो प्रतीक चिन्ह होगा ना, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा, यानी कि मोर होगा। और जो राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह होगा, उसके बाहर कमल का फूल होगा, ठीक है, जिसे कि लोटस बोला जाता है और भारत का राष्ट्रीय फूल है। और जो केंद्र में उसके प्रतीक चिन्ह होगा ना, सेंट्रल एम्बलम जो होगा, वो बनियान ट्री होगा, ठीक है। और साथ में ये भी बता देता हूँ, जो सबसे प्रमुख निशानियाँ होगी, जो इसमें इसके बिल्कुल गेट पर होगा, जो सबसे आगे होगा, जो सबसे मेन होगा, वो होगा अशोक स्तंभ। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल लोटस, और केंद्रीय प्रतीक चिन्ह बनियान ट्री। और जो सबसे प्रमुख, जो तीनों निशानियों में सबसे आगे मेन गेट पर होगा, एंट्रेंस द्वार पर, वो अशोक स्तंभ होगा, आपने ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है, इसको चुकूने आकार में बनाया जाएगा, पहले वाली संसद गोल थी, ठीक है। इससे जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जो पहली संसद जिसमें अभी काम चल रहा है, या जिसमें अभी लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग होती है, ये जो संसद का निर्माण किया गया था 1911 में किया गया था। और तब राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। देखो, तो यही क्वेश्चन है, दिल्ली राजधानी कोलकाता से कब बनाई गई थी? 1911 में। और उस उपलक्ष्य में एक नई संसद बनाई गई थी 1911 में। और उस समय पर जब ये संसद बनी, तो भारत की यात्रा इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब नई नई पुरानी संसद का उद्घाटन हुआ 1911 में, उस समय भारत की यात्रा किसने की थी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। और इसका जो पुरानी संसद का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसको लुटियन जोन भी बोलते हैं, इस संसद को, पुरानी संसद को। और नई संसद का कौन करेंगे? टाटा प्राइवेट लिमिटेड करेगी, ठीक है, याद रखना आपने। और इस उपलक्ष्य पर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार पे बहुत बार क्वेश्चन किए पूछे जाते हैं। जो दिल्ली दरबार था 1911 वाला, उसमें जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया गया था, आपने ध्यान रखना है। जो 1911 में संसद बनाई गई थी, दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, कोलकाता से बदल के दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उस समय पे जॉर्ज पंचम था, जो उसका राज्याभिषेक हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंग्लैंड का सम्राट था, वहाँ का किंग था। और यह जो राज्याभिषेक किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग, जो उसमें भारत के वायसराय थे, उसके द्वारा किया गया था। और इसी उपलक्ष्य पर बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया था, यानी बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, आपने ध्यान में रखना है। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। भारत क्या है कि अभी विश्व का सबसे बड़ा खीरा निर्यातक, सॉरी यहाँ खेड़ा की जगह खीरा कर लेना, गलती होगी, इसके लिए सॉरी। भारत विश्व का सबसे बड़ा खीरा निर्यात करने वाला देश बन गया है। यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खीरा जो है, वो अब कौन करेगा? वो भारत निर्यात कर रहा है, ठीक है। और विश्व में खीरे का सबसे बड़ा व्यापार है जो, वो भी भारत के द्वारा ही किया जाता है। और यह सूचना किसने दी है? अपेडा, यानी यह भारत की एक एजेंसी है, अपेडा, जिसका की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड फूड
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि अपेडा की फुल फॉर्म भी पूछ लें अगर आपसे, जो कि एक्सपोर्ट पे डेवलपमेंट को लेकर अपनी रिपोर्ट देती है। इस अपेडा का की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा यह न्यूज़ दी गई है कि विश्व में खीरे का सबसे ज़्यादा व्यापार उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। देखो बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो हम वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे मैंगो है, खीरा है, या फिर चाय है, या आप कह सकते हो गरम मसाले हैं, काली मिर्च है, या फिर दालें हैं। ये इनमें भारत नंबर अव्वल एक नंबर पर आ गया है, ठीक है। तो आपने इन सब का ध्यान रखना। और लेटेस्ट अभी उसने खीरे में ये महारत हासिल किया, ठीक है। और जो भारत में जो खीरा है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और भारत में किस स्टेट में किया जाता है ये भी पूछ लेंगे। तो वो जो किया जाता है कर्नाटक में किया जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत में किया जाता है, दक्षिण भारत में कर्नाटक में किया जाता है। भारत विश्व का जो 15% खीरा इसका उत्पादन करता है, और इसका सबसे ज़्यादा निर्यात पश्चिमी देशों और अमेरिका को किया जाता है, जो कि फिर हम डॉलर कमाते हैं इस खीरे को बेच करके, ठीक है। इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म, चलते हैं अगली न्यूज़ पे। सॉरी, मैं ये मेंशन करना भूल गया था। इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, और इसका जो आयोजन किया जाता है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के द्वारा किया जाता है। एक तो यही पूछ लेंगे, इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित की जाती है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के द्वारा। दूसरी बात, इस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन था ना, उसमें हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन, तो ये ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन है? ये ब्रिक्स है ना, एक समूह है जो कि ये मान लो G20 को टक्कर देने के लिए, नाटो को टक्कर देने के लिए बनाया गया, जिसमें कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इसके 5 सदस्य हैं, भारत है, रूस है, चीन है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स के सदस्य, भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है इसको। और इसमें अभी क्या है कि इसमें जो अभी इससे पहले क्या हुआ था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी जारी हुआ था। उसमें जो भारत की रैंक थी पूरे वर्ल्ड में, तो तीसरी थी वो, ठीक है। और भारत से ऊपर 2 ही देश थे जिनकी बदतर हालत थी, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है, कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि भारत में इस बढ़ते टेररिज्म को कम किया जाए। इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस आपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। बुर्किना फासो एक देश जो मैंने आपको बताया था, दक्षिण सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है बुर्किना फासो। इसके राष्ट्रपति, एक तो ये नाम ध्यान रखना क्योंकि आजकल छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में हर जगह पे नाम डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। जो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं रोज कोबरे, उनको हटाकर उनकी सरकार भंग कर दी गई है। विद्रोहियों द्वारा संसद को भंग कर दिया गया और संविधान को भी बंद कर दिया गया एक तरह से, मतलब संविधान भी कैंसिल मार दिया, संसद को भी भंग कर दिया गया, सरकार को भी बंद कर दिया गया, और पूरी बुर्किना फासो की सीमाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। और बुर्किना फासो जो है, इसका मतलब है लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, यानी ईमानदार लोगों की भूमि। और बुर्किना फासो पे और क्वेश्चन आ जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता है, और इसकी राजधानी है ओवागडुगडू, आपने ध्यान में रखना है। चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। लोकायुक्त क्या है कि अभी लोकायुक्त के द्वारा क्या हुआ है कि ये लोकायुक्त एक पद है जो कि भारतीय संविधान में, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा बनाया गया था, यानी कि कानून पास करके बनाया गया था। अभी केरल में क्या हुआ है कि केरल में के जो लोकायुक्त है उन्होंने उसके मंत्रियों, केरल के मंत्रियों के बारे रिपोर्ट जारी की थी, और ये 2 मंत्रियों को वहां पर भ्रष्ट पाया गया था, और राज्यपाल ने उन मंत्रियों को पद से हटा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने केरल में मंत्रियों को पद से हटा दिया भ्रष्ट पाए जाने पर। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 का उल्लंघन करता है, जो अभी राज्यपाल ने किया है। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो कि ये मंत्री होते हैं, ठीक है। और इनको ऐसे राज्यपाल द्वारा हटाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि जो ये है एक तरह से लोकतंत्र पर इसको प्रहार माना गया है। इससे जुड़े हुए हम और कॉन्सेप्ट और फैक्ट जान लेते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के तहत 2013 में लोकायुक्तों का पद आया था, यानी एक तरह से ये कह सकते हो इसको एक कानून के द्वारा एक मजबूती दी गई थी लोकायुक्त के पद को। वैसे ये पहले भी था, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं था, संविधान में इसका जिक्र नहीं था। लेकिन अब यह
2013 के एक्ट के बाद लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो आया था, उसके बाद लोकायुक्त एक मजबूत पद बन गया है, ठीक है। इसी करके इसकी इतनी सुनवाई भी है, और ये एक्ट भी ध्यान में रखना है 2013 में आया था। इसके साथ ही आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना RAS यानी राजस्थान सिविल सर्विस में भी पूछा गया था प्री में, और देखो छोटे एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियम एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया है। सिर्फ ये शब्द पूछा गया है, ये देखो ये शब्द ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लोकपाल या लोकायुक्त को। देखिए जो लोकपाल होता है वो होता है सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त जो होता है वो होता है स्टेट लेवल पे। ये दोनों करप्शन को रोकने के लिए पद बनाए गए हैं, और इसको जो इंग्लिश टर्म में बोला जाता है वो इसको बोला जाता है ओम्बुड्समैन। और इस ओम्बुड्समैन वर्ड पे भी क्वेश्चन आया कि ओम्बुड्समैन क्या है, तो ये लोकपाल या लोकायुक्त को कहा जाता है, ठीक है। और जो ये लोकायुक्त या लोकपाल जो सबसे पहले बनाया गया था, ये स्वीडन में आया था 1809 में। देखिए हम इन कंट्रीज से कितना पीछे हैं। वहाँ 1809 में 200 साल सवा 200 साल पहले ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल आ गया था, और हमारे 2013 में आया। तभी जो बेस्ट रैंकिंग होती है ना वर्ल्ड में, उसके उसमें है ना स्वीडन, नॉर्वे ये देश आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा फेयर सिस्टम है, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लोकपाल या लोकायुक्त सबसे पहले कहाँ पर आया था ओम्बुड्समैन? तो सबसे पहले स्वीडन में आया और 1809 में आया था। भारत में जो लोकपाल नाम का शब्द है, इसको 1960 में सबसे पहले अशोक कुमार सेन के द्वारा परिभाषित किया गया था, और 2013 के एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त को एक कानून के तहत स्थापित किया गया, ठीक है। और यह 1 जनवरी 2013 से 14 से लागू हो गया। 1972 में सबसे पहले लोकायुक्त जो नियुक्त किया गया, महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया। डायरेक्ट पूछ लेंगे 1972 में या फिर सबसे पहले लोकायुक्त किस स्टेट में नियुक्त किया गया, तो वो महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया था 1972 में। देखिए यहाँ पे नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी रूप से कोई इसका जिक्र नहीं था, मतलब है कि ये लॉ नहीं था। लेकिन 2013 के एक्ट से यह एक लॉ बन गया और इसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई, ठीक है। आपने ध्यान में रखना, और आपको पता भी होगा ये क्यों बना था, क्योंकि अन्ना ने आंदोलन किया था, उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त काफ़ी चर्चा में आ गया था। और जो इसका जो लोकायुक्त बनाया जाता है ना, उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को बनाया जाता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर जज को बनाया जाता है, फॉर्मर जज जो होता है, आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। यूक्रेन का मैंने आपको बताया था क्रीमिया जो हिस्सा है, इसको हड़प लिया था किसने? रूस ने हड़प लिया था 2014-15 में। इसके खिलाफ रोष का सभी को पता है कि यूक्रेन भड़का हुआ है रसिया के ऊपर, लेकिन वो एक कमज़ोर देश है रसिया के सामने। अभी क्या हुआ है कि उसमें पश्चिमी देशों और अमेरिका ने उसको यूक्रेन को हवा दे दिया, और वो उसको नाटो का मेंबर बनाना चाहते हैं। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, तो नाटो का मेंबर बनने के बाद रूस की पकड़ उस पर से और ख़त्म हो जाएगी। इसी करके पूरे वर्ल्ड में ये एक चर्चा का विषय है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दा है ये, और इस पर विश्व स्तर पर राजनीति हो रही है, आपने ध्यान में रखना है। और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, ये आपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो खींची हुई है ना, रूस और यूएसए की खींची हुई है, और यूएसए का साथ दे रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के देश, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के देश मोस्टली शुरू से ही यूएसए के साथ हैं, ठीक है। और इससे जुड़े और क्वेश्चन बता देता हूँ। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट संधि है जिसका नाम है स्टार्ट। डायरेक्ट पूछ लेंगे स्टार्ट संधि क्या है, किन देशों के बीच में है? ये स्टार्ट संधि परमाणु हथियारों को कम करने के लिए या परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शुरू की गई थी, और ये रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। क्रीमिया के मुद्दे पर रूस को G8 से बाहर निकाला गया, और अब ये इसका नाम G7 हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G8 में से किस देश को निकाला गया था? रूस को। और अब G7 में कितने देश रह गए? तो 7 देश रह गए। और क्यों निकाला गया था रूस को? क्योंकि रूस ने क्रीमिया को हड़प लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद रूस एक देश अलग अस्तित्व में आया। रूस का पहले नाम, जो रूस और रूस के अंडर 15 देश थे, उसका नाम यूएसएसआर था। और जब ये यूएसएसआर का 1991 में विघटन हुआ, तो यूक्रेन उस समय अस्तित्व में आया था, एक नया देश बना था, आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। 17 साल की जो उम्र का एक बच्चा था हमारे देश का, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला था, और उसको चीन की सेना के द्वारा पकड़ लिया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उसको चीन की सेना ने भारत को वापस सौंप दिया गया है।
पब्लिक लिबरेशन आर्मी के द्वारा। देखो एक तो यही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस स्टेट के बच्चे को चीन की आर्मी के द्वारा पकड़ लिया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश के। और ये भी पूछ लेंगे कि 17 साल के बच्चे को अरुणाचल प्रदेश के को किस देश की आर्मी द्वारा पकड़ा गया था, बाद में छोड़ दिया गया, तो चीन की आर्मी के द्वारा। चीन की आर्मी का नाम भी बहुत बार पूछा गया कई एग्जाम में, तो इसका नाम पब्लिक लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो भारत और चीन के बीच सीमा है ना, चीन और भारत ने दोनों ने इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। देखो एक इसको LAC बोला जाता है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी एक्चुअल में चीन और भारत की पूरे मजबूत देशों के तौर पर खींच जाती है दुश्मनी, तो इसको एक्चुअल कंट्रोल करना होता है। तो ये इस तरह से याद कर लेना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन भारत और चीन के बीच में क्या है कि एक मैकमोहन रेखा भी है जो 1914 में बनाई गई थी, और इस मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता, भारत मानता है। लेकिन ये याद रखना, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा भी है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी जो मुद्रा है युआन है, याद रखना है, चीन की मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, युआन है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि अमेरिकन मुस्लिम परिषद का आयोजन किया गया है अमेरिका में, और इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी को बुलाया गया था। बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया कि भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिकन मुस्लिम परिषद में क्या कर रहा था, और इसने हामिद अंसारी ने इसमें भाषण भी दिया। और जो भाषण का की जो थीम थी, मतलब लेक्चर की जो थीम थी, वो और भी ज़्यादा मतलब चर्चा में आ गई है। सेविंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान की रक्षा की जानी है, ये उसने थीम रखी थी हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा में, आपने ध्यान में रखना, अमेरिकन मुस्लिम परिषद में किस भारतीय हस्ती ने भाग लिया, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। उसकी थीम भी पूछ लें तो सेविंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की रक्षा। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है, क्योंकि इस पे उन्होंने ऐसी कुछ लेक्चर में आपत्तिजनक बोला जिस पे बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई। तो ध्यान में रखना है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है कि बंगाल के पूर्व CM, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण को ठुकराया। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बंगाल के पूर्व या किस स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म विभूषण को ठुकरा दिया, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने। बहुत मतलब एक तरह से मेरी नज़र में ये गलत है, क्योंकि जब ये अवार्ड दिए जाते हैं उनसे पहले पूछा जाता है कि आप ये अवार्ड लेंगे, तब इसने हाँ कर दी। लेकिन जब ये लेने का टाइम आया तो इसने मना कर दिया। देखिए हमारे देश का ना सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण, जो सिविलियन अवार्ड है, तो इसको मना करना एक तरह से हमारे देश के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाना है। बाकी इसकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत राय है, हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर इसको नहीं लेना था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे देश के सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो किसने मना किया? बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने बिना रीजन के और इतना बड़ा अवार्ड ठुकरा दिया है, लिया नहीं है। तो ये नाम सिर्फ इस बंदे ने किया है, पद्म विभूषण को ठुकराया जो। तो याद रखना है, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण को ठुकरा दिया है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि तीवा और गोरखा है ना, जो दो ग्रुप हैं, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने आज़ाद आर्मी बनाई थी, यानी तीवा और गोरखा को एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए, एक अलग देश बनाया जाए। और इन्होंने इसके लिए जो सेना बनाई थी, उन्होंने, इस सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और अब ये कहा है कि फुली डेडिकेट होकर भारत देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। और पहले ये एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने सरेंडर कर दिया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आतंकवाद, नक्सलवाद और ये मतलब अलग राज्य की मांगे, अलग देश की मांगे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और अगर एक भी ग्रुप, इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं ये तीवा और गोरखा आज़ाद आर्मी, अगर एक भी ग्रुप इनमें सरेंडर करता है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस पर क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो याद रखना है, तीवा और गोरखा आज़ाद आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। यूरोपियन संघ ने अभी क्या किया है कि यूरोपियन संघ ने एक चीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है दो जगह पर। एक तो इंटरनेशनल न्यायालय है जो, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट है, सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीन के खिलाफ क्या हुआ है कि यूरोपियन संघ ने केस कर दिया गया है। और क्यों किया है? क्योंकि चीन ने लिथुआनिया देश पर आर्थिक आधार पर प्रतिबंध लगा दिए। देखो वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक तो यूरोपियन संघ बहुत बड़ा संघ है जिसमें 28 देश हैं, ठीक है।
तो ये यूरोपियन संघ ने चीन पर केस किया है, मतलब कि 28 देश एक चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन की गंदी नीति के कारण। बहुत बड़ी घटना है। और ये केस उसने विश्व व्यापार संगठन और कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया है। क्यों? क्योंकि चीन ने बेवजह लिथुआनिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका चीन ने लिथुआनिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि लिथुआनिया जो है ना, चीन का वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है, यानी कि OBR जिसको बोला जाता है, वन बेल्ट वन रोड, मैंने बताया भी था, जो पुराना रेशम मार्ग था चीन का, उसके उसी तर्ज पर चीन वन बेल्ट वन रोड बना रहा है, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में अपने व्यापार को फैला सके। और लिथुआनिया इससे बाहर निकल गया है। और साथ ही लिथुआनिया ने हांगकांग और ताइवान को एक अलग देश घोषित कर दिया गया है, जो कि चीन की टेरिटरी है। चीन से इसको मिर्ची लगी थी, और चीन ने लिथुआनिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। और अब यूरोपियन यूनियन ने इसके खिलाफ केस कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और साथ में विश्व व्यापार संगठन में, WTO में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चरणजीत सिंह जो एक महान हस्ती थे, जिनका संबंध हॉकी से था, वो गुजर गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। आपने याद रखना है, चरणजीत सिंह डायरेक्ट पूछ लेंगे तो किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। और पर्सनैलिटी पे जरूर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो चरणजीत सिंह हॉकी से संबंधित थे, और इनकी अभी मृत्यु हो गई है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट हर बार हर एग्जाम में पूछने लगे कौन सा इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक 85 नंबर पर आई है। काफ़ी खस्ता रैंक आई है, पर चलो जो भी है, देखो आराम आराम से सब सुधर जाना चाहिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक 85 नंबर पर आई है। ये 85 नंबर आपने याद रखना है। और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, इसका जो हेड क्वार्टर है वो बर्लिन जर्मनी में, और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर जितने स्टार लगाओ उतने कम हैं। क्यों? क्योंकि भारत और इजराइल की दोस्ती के 30 साल पूरे हो गए हैं। और इन 30 साल पूरे होने पे है ना, भारत और इजराइल ने एक लोगो जारी किया। लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लोगो, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लोगो जारी किया गया है। इसमें क्या है कि भारत का अशोक चक्कर भी है, और इसमें साथ में ये स्टार भी है, ठीक है। इसमें इंडिया और इजराइल भी लिखा हुआ है। और इसमें भारत और इजराइल का जो मतलब एक तरह से रंग है राष्ट्र ध्वज में, वो भी दिखाए गए हैं। तो ये पूरा लोगो है ना, ये पूरा का पूरा लोगो इंडिया और इजराइल दोनों देशों ने जारी किया है। भारत और इजराइल की 30 साल की दोस्ती कंप्लीट होने पर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूछ लेंगे 30 साल की दोस्ती किस देश के साथ भारत की कंप्लीट होगी, इजराइल के साथ, और उन्होंने क्या किया, तो एक लोगो जारी किया गया। तो इजराइल और भारत से जुड़े हुए फैक्ट जान लेते हैं। इजराइल और की राजधानी है जो जेरूसलम है। एक तो यही इंपॉर्टेंट है कि इजराइल की राजधानी क्या है। ये इतनी ज़्यादा चर्चा में, इतनी ज़्यादा विवादित राजधानी, वर्ल्ड की मोस्ट विवादित राजधानी है जेरूसलम। तो ये इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और जो भारत की जो एम्बेसी है वो जेरूसलम में नहीं है। मोस्टली पता है, किसी भी देश की एम्बेसी वहीं पे होती है जहाँ पे वो कोई किसी देश की राजधानी होती है। लेकिन जो भारत की एम्बेसी है वो इजराइल में तल अवीव है। तल अवीव एक जगह है इजराइल में, वो भी एक सिटी है, तो उसमें भारत की एम्बेसी है। ये एक एक्सेप्शन है कि भारत ने किसी कंट्री की राजधानी में एम्बेसी ना बनाकर उसके दूसरे शहर में बनाई है। तो भारत की एम्बेसी इजराइल में तल अवीव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, मृत सागर, मृत सागर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। आपको ये दिखा भी देता हूँ, जो ये मृत सागर है, मैंने मैप डाला है। ये देखो, ये रहा डेड सी। ये जो डेड सी है ना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये किन किन देशों के बीच में है। ये जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है, ठीक है। और ये तल अवीव है जहाँ पर हमारी एम्बेसी है, तल अवीव है। और ये जेरूसलम है, जो कि राजधानी है इजराइल की, इजराइल कंट्री जिसकी दोस्ती के साथ हमारे 30 साल हो गए। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, जो ये गोलन हाइट है, ये किस देश में है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन में काफ़ी बमबारी होती है, चर्चा में रहता है। गोलन हाइट्स भी इजराइल का पार्ट है। और जो गाजा स्ट्रिप है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये भी इजराइल का ही पार्ट है। और वेस्ट बैंक जो है, ये भी इजराइल का ही पार्ट है। देखो, इजराइल से जुड़े हुए मोस्टली फैक्ट मैंने बता दिए, बाकी अब जान लेते हैं
जो मृत सागर है मैंने अभी आपको दिखाया, इसराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच में है। भारत ने, जब इसराइल देश बना था, भारत ने इसको इस देश की घोषणा कर दी थी कि इसराइल भी एक देश है और भारत इसको मान्यता देता है, 1950 में कर दी थी। और 1992 जनवरी में हमारे उसके साथ बहुत मजबूत राजनीतिक संबंध शुरू हो गए थे। देखो, जनवरी 1992 में शुरू हुए, अभी जनवरी 2022 चल रहा है, तो पूरे 30 साल हो गए हैं, ठीक है। और इसराइल है ना, एक ऐसा कंट्री है जिसने हर मौके पर, हर मोड़ पर भारत का साथ दिया है। ये कह सकते हो कि बहुत ही गहरा याराना है, बहुत ही गहरा भाईचारा इसराइल और इंडिया के बीच में। जब पूरे वर्ल्ड ने इंडिया पे बैन लगा दिया था, यूएसए ने भी बैन लगा दिया था, हमने परमाणु परीक्षण जब किया था 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो 11 मई 1998 को यूएसए, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या किया था, भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था आर्थिक आधार पर, जब हमने परमाणु परीक्षण करके अपने देश को मजबूत बनाया था। एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन थे, उनके द्वारा यह परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय भी इसराइल और रूस दो ऐसे देश थे जो भारत की पक्ष में बहुत मजबूती से खड़े हुए थे, ठीक है। तो हमारे इनके साथ बहुत ही अच्छे मित्रता वाले संबंध हैं। और भारत के कहने पर इसराइल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी जो आईएसए है, इसको ज्वाइन किया है और इसकी सदस्यता लेने की सोची है, ठीक है। और भारत और इसराइल के बीच में मुक्त व्यापार समझौता भी है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि एक दूसरे देशों का जो माल है या सामान है, वो बिना किसी टैक्स के एक दूसरे देशों में आयात निर्यात हो सके, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में इसराइल जो बहुत एडवांस है और उसने भारत की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसराइल ने किस क्षेत्र में भारत की हेल्प की है, क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो है एग्रीकल्चरल फील्ड है जो, ठीक है। इसके साथ ही बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, ब्राक मिसाइल सिस्टम है जो, ये इसराइल द्वारा भारत को दिया गया है। ब्राक मिसाइल सिस्टम का संबंध किससे है, तो वो इसराइल से है और वो भारत ने ले लिया है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना। और ये लोगो है और साथ में ये इसराइल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये था आज का डिस्कशन। और 28 और 29 जनवरी की न्यूज़ भी मैंने इसमें डाल दी, इससे बाहर 28, 29 और 30 जनवरी की न्यूज़, इससे बाहर ना कोई आएगी, ना इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।